हम जानते हैं कि यह बहुत दुखद खबर है कि हमारा एक तेजस एयरक्राफ्ट दुबई में मैन्यूवरिंग के दौरान खो गया और इसे हमने ही डिजाइन किया था और लैंड कराया था। यानी एयरफोर्स ने 2021 में तेजस का ऑर्डर दिया था। उससे 18 महीने पहले राजस्थान के जैसलमेर में इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज और डिफेंस डिस्प्ले के दौरान भी यही मैन्यूवरिंग और डिस्प्ले हुआ था। हमने एक और तेजस एयरक्राफ्ट खो दिया। आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कहा कि उसके अंदर लीकेज था, उसमें लीक था। इसीलिए ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लीक है और वो उसके बारे में भारत सरकार और एयरफोर्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगभग यही कह रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम बाकी चीजों पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात है, राजस्थान में जो घटना हुई उसमें पायलट ने उसे इजेक्ट कर दिया। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक खराबी के इंजन के अंदर अचानक कोई दिक्कत आ गई थी, इसीलिए उसे इजेक्ट कर दिया गया। फिर सोशल मीडिया में वो पायलट पर चिल्ला रहा था और यह असल में बहुत शर्मनाक है। यानी वो इंडियन हैंडलर्स पर चिल्ला रहा है। ये कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि वह क्यों चिल्ला रहा है। ये इंडिया का स्टाइल बन गया है। खैर, इसे यही खत्म होने दो। मैं इस टॉपिक पर यह नहीं कहने वाला। एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी टेलीफोन बातचीत में कहा कि हम इस तेजस का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। यह 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि इसे कई जगहों पर बदला जा सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन के सपोर्ट से बढ़त मिली और उन्हें वो सुपीरियरिटी मिली। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां एक जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। तुर्की जानता है कि पूरी दुनिया को एक इस्लामिक देश होना चाहिए। एक तरफ तुर्की में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं। इस्लामिक संगठन भी पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस समय के अखबारों ने इसकी खबर दी और बाद में उन्होंने इसकी खबर नहीं दी। अब यह और भी जरूरी होता जा रहा है। इसीलिए तुर्की और पाकिस्तान के पास एक खान का क्वान खान प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो 5वीं जनरेशन का है। हमें पहले यह समझना होगा कि एविएशन में तुर्की एक ऐसा देश है जो ड्रोन बनाने और बनाने के मामले में दुनिया भर में बहुत एडवांस्ड है। वह देश ग्लोबल एविएशन इवेंट्स के मामले में हमसे बहुत आगे है, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में। एविएशन टेक्नोलॉजी के मामले में वे एडवांस्ड है। ये देश जिस ड्रोन को उन्होंने अपनी भक्ति बताया, उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूसी टैंक इसी ड्रोन से मारे थे। तो जितने भी अखबार ग्लोबल हो गए हैं, उन्होंने बताया है कि तुर्की यूक्रेन गया और उनके लिए एक प्लांट लगाया। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसकी कीमत लगभग 1 ड्रोन है, जिसका मतलब है कि यह नेचुरली एक ऐसा ड्रोन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसमें स्टेल्थ पावर है। ड्रोन इसे बनाने में करीब $5,000 से $20,000 का खर्च आता है, लेकिन इस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत $3,000 से $4,000 है, यानी हर मिसाइल पर 7,000 से 1,000 रुपए। क्योंकि इसका इस्तेमाल ड्रोन से हमला करने के लिए होता है, यह उसकी वॉर इकोनॉमी का मामला है। तो इसी तरह कई ड्रोन सस्ते हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया है तो समझने वाली बात यह है कि वे यह ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान को देते हैं। चलो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर उसे हथियार बनाने में मदद करते हैं। को प्रोडक्शन उन्होंने वह डील की है, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट यानी खान पाकिस्तान के साथ को प्रोडक्शन के लिए तैयार है। तुर्की इसके लिए तैयार है। तुर्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2019 में अमेरिका से 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 तुर्की से बायलैटरल इशू पर खरीदेगा। समझने वाली जरूरी बात यह है कि यूएस तुर्की के बीच के आपसी मसले को एक डिप्लोमेटिक मसले पर खरीद लेगा। उर्दू की समस्या के नाम पर उन्होंने इसे बंद करके तुर्की को दे दिया। उन्होंने उसे अपनी सर्विस और दूसरी चीजें नहीं दी उसके नाम पर। तुर्की सरकार ने 2020 में जो कंपनी शुरू की, उनका एविएशन उनका इवेंट है, इसीलिए इस खान प्रोजेक्ट को कहा जाता है। उनका प्रोग्राम पुराने F-16 एयरक्राफ्ट को 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट से बदलकर इसे लाना है।
जून 2024 में उन्होंने अपने 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट का ट्रायल रन किया और कहा जाता है कि यह बहुत सफल रहा। इसके बारे में रिपोर्ट्स है। उनके 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का पहला बैच टर्किश आर्मी में यानी टर्किश एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 20वां 21वां एयरक्राफ्ट डॉट एयरक्राफ्ट इसके साथ पाकिस्तान एक जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाएगा, यानी यह लगभग 2028 है। यानी इसमें इस्तेमाल होने वाला पहला बैच और पाकिस्तान को दिया गया बैच जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल करेगा। बाद में यह खुद टर्की होगा। बाद में उसने उस इंजन को बदल दिया और उन्होंने टर्किश इंजन का इस्तेमाल किया। हमें इस समस्या को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान एक तरफ उनके पास F-16 है, इसकी मरम्मत या अपग्रेड अमेरिका ट्रंप कॉरपोरेशन सिंधर के बाद हुआ। उनके जनरल मुनीर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इसे 3 बार देखा और इसे सुलझा लिया। दूसरी तरफ उनके पास J-10 और J-17 है। इसी तरह चीन उन्हें अपने 4 में से लगभग 445 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट 2030 तक दे रहा है, यानी वे इसका बैच बना रहे हैं और इसे 5वीं पीढ़ी दे रहे हैं। बाद में टर्की उन्हें खान दे रहा है। प्रोजेक्ट में उनके पास 5वीं पीढ़ी है जो इस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आती है। यह सोचना भी जरूरी है कि पाकिस्तान वास्तव में ऊपरी हाथ पा रहा है, क्योंकि हमने भारतीय एयर को जो ऑर्डर दिया है उसमें फोर्स 2021 उन्होंने हमें एयरफोर्स के लिए HIA में 2 या 3 एयरक्राफ्ट सप्लाई किए हैं। उस नाम की वजह से इंडिया के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने HIL के खिलाफ बहुत सख्ती से कहा कि उन्हें इतने ऑर्डर और घटनाएं मिली हैं और फिर भी वे उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कहें कि यह एक फैक्टर है तो कहा जाता है कि यह एक कारण है। GE का इंजन अभी बाइडेन के इशू की वजह से लेट हो रहा है और फिर जब ट्रंप दूसरी बार पावर में आए तो यह तेजी से डिलीवर हुआ है और इसका महंगा इंजन मिला है। तो अगर हमें यह मिलता भी है तो इसमें फिर से टाइम लगेगा, यानी 7 या 8 साल और लगेंगे। इस तेजस का पहला वर्जन NK-1 है, यानी प्रोटोटाइप सिंगल इंजन, और इसका तेजस यह तेजस है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात जो सबसे पहले समझनी चाहिए वह यह है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें 2 बार मैन्युअर किया गया और क्रैश हुआ और वह पीस टाइम में था। हमें समझना चाहिए कि हम यहां यही कर रहे हैं। हम सिर्फ इस वॉर एक्सपीरियंस से सफल हैं, यानी सिर्फ फ्रंट लाइन वॉर में सफल हैं। यह बात है, यह घटना है। वैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन या एम्ब्रेयर जैसी कुछ कंपनियां, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका, जो रेगुलर लड़ाइयों में हिस्सा ले रही हैं, उन्हें दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये F-35 जो अमेरिका से ज्यादा इस्तेमाल होता है। इजराइल के पास इसकी 75 यूनिट्स है, यानी इजराइल ने इसे ईरान युद्ध में खत्म कर दिया और दुनिया को यह भी दिखाया कि आइसिस और हुथियों के खिलाफ इसकी क्या काबिलियत है। तो ये एयरक्राफ्ट कामयाब है। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं उस महान देश की बात कर रहा हूं जिसे हम अपना इंडिया कहते हैं। तो हमारे दुश्मनों के पास पाकिस्तान के लिए 2 तरीके हैं, 2 कंपनियां। एक है चीनी कंपनी, चाइनीज फर्स्ट। यह समझना जरूरी है कि दुबई के इस शो में चीनी J-1 और J-10 दिखाए गए थे। इंडियन मीडिया में इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कामयाब है और इसमें इस्तेमाल होने वाले कई हथियार, चाहे वो मिसाइल हों या बम, इसकी स्टेल्थ पावर के बारे में उनकी बातें सही है। दूसरी बात यह है कि जब यह दुबई एयर शो में दिखाया जाता है तो दुनिया के कई देशों में डिफेंस मिनिस्टर और उनकी आर्मी की एयरफोर्स आकर इसे अपने सामने दिखाती है, क्योंकि ये पक्का है कि ये मार्केट खोलने के लिए है। पेजस वहां ग्लोबल अटेंशन पाने और इसे ग्लोबली लोगों को दिखाने के मकसद से गया था, लेकिन हम वहां फेलियर के तौर पर गए और ये बात हमें माननी होगी। जांच के बाद जो सामने आएगा, क्योंकि मैं इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तेजस के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसी प्लांट में है। मैंने HIL का दौरा किया है, भले ही वो बेंगलोर में है, और मैंने नासिक प्लांट का भी दौरा किया है जहां उन्होंने पहले सुखोई बनाया था। लेकिन जो बात मैं यहां कहने जा रहा हूं वो ये है कि जिस तेजस की हम बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी HIL को अकेले नहीं करना चाहिए, उन्हें इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यानी भारत में एक प्राइवेट कंपनी है जो अपनी मर्जी से प्राइवेट हो गई है। अगर वे उन्हें ये दे दे तो वे तुरंत डिलीवर कर देंगे। भारत के पास बस इतना ही है। हर स्क्वाड्रन में लगभग 10 या 200 एयरक्राफ्ट की कमी है।
भारत को स्वाभाविक रूप से उन्हें लेने की जरूरत है, यानी वे चल रहे हैं क्योंकि MK-21 पूरा हो गया है और 2 या 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा। जगुआर जो पुराना हो गया है रिटायर हो रहा है। इस सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा। यह सब पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, तो इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम किसी देश के डिफेंस को ऐसा ही कहते हैं। अपडेट और चीजें कई सालों से बेकार पड़ी है। हमारी असली जिम्मेदारी AK एंटनी ने खुद कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक भी काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। इसीलिए मोदी के आने के बाद ये सारी चीजें तेजी से खरीदी जा रही हैं। वैसे भी मुझे यह इंडियन टेक्नोलॉजी बुरी नहीं लगती। अगर हम कहते हैं कि इसमें टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा। ऐसे ही एक्सीडेंट ग्लोबली होते हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट 16 एक्सीडेंट कितने हुए हैं? F-35 एक्सीडेंट, राफेल नहीं हुआ? ये सब चीजें ग्लोबली हो रही हैं। लेकिन यह तेजस हमारा प्राइड प्रोजेक्ट था और इसे दुबई में और लोगों की नजरों में झटका लगा और यह सच में निराशाजनक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को टर्की को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, चाहे उनका फाइटर हो या उनका ड्रोन। टर्किश एविएशन को ग्लोबली पहचाना जाता है क्योंकि वे एविएशन के मामले में बहुत एडवांस्ड हैं। वे पाकिस्तान जैसे हैं। 5वीं जनरेशन और चीन की 5वीं जनरेशन आएगी। एक बार पाकिस्तान को यकीन हो गया तो एयर वॉरफेयर में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। यह नेचुरल होगा। मोदी सरकार, भारत पर राज करने वाली सरकार और इंडियन एयरफोर्स इससे कैसे उबरेंगे? भारत में इस पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। यह अच्छा है, क्योंकि अगर बहस होती है तो सरकार जल्दी से चीजों को आगे बढ़ा सकती है और कोई हल निकाल सकती है।